अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था कि मैं क्लास बना रहा हूँ टाइम 1 के नाम से। टाइम की क्लास है जो आवर, मिनट और सेकंड्स की शेप में टाइम को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, इसके अंदर एक फंक्शन है सेट टाइम का। सेट टाइम के फंक्शन के थ्रू सेट टाइम के फंक्शन को मैं यूज करके तीनों जो आवर, मिनट और सेकंड्स हैं उन तीनों को वैल्यूज असाइन कर रहा था। फिर लेकिन मैंने इस पर चेक लगाया था कि आवर, मिनट और सेकंड की वैल्यूज वैलिड होनी चाहिए। आवर जो है वो 0 से 23 के बीच में हो, मिनट्स जो है वो 0 से 59 के बीच में हो, सेकंड्स जो है वो 0 से 59 के बीच में हो। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया था ये, अच्छा अगर ये कंडीशन ठीक है तो अब तो आवर, मिनट्स और सेकंड्स को वैल्यूज आसान हो जाए, वरना ये एल्स का एक केस है। ये एल्स का केस मैंने आपको नहीं बताया था। ठीक है, अब एल्स के केस को डिस्कस कर रहे हैं कि ये बेसिकली क्या कर रहा है इसमें। ये क्या कर रहा है, ये जो सिनेरियो है ये एक्सेप्शन हैंडलिंग कहलाएगा। ये जो एल्स की कंडीशन है ये क्या है, ये बेसिकली एक्सेप्शन हैंडलिंग है। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या मुराद है कि जो वैल्यूज हैं वो इनवैलिड हैं या ऐसा कोई भी एरर की कंडीशन है, उसे आपने कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो कल तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया था कि अगर वैल्यूज जो हैं वो इनवैलिड आए तो हमने सिर्फ वैलिड वैल्यूज को एंटर करना है। लेकिन अगर एल्स का केस आ जाए, यानी वैलिड वैल्यूज नहीं है, तो आप एक फंक्शन कॉल करेंगे थ्रो न्यू और उसके बाद इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन। ठीक है, ये एक इनबिल्ट लाइब्रेरी का एक फंक्शन है जो आपको क्या करेगा, उसके जरिए आप एक एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे और यूजर को एक मैसेज देंगे कि और, मिनट और सेकंड जो है वो आउट ऑफ रेंज है। तो हम अपने कोड में यह फंक्शन ऐड करते हैं। अगर और जो है वो 0 से 24 के बीच में है, h की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो और उसके साथ साथ h की वैल्यू लेस देन 24 हो। ठीक है, ये पहली कंडीशन ये है कि और जो है वो 0 से 23 के बीच में हो। ठीक है, इसके लिए एंड का ऑपरेटर यूज हो रहा है कि ये और जो है वो लाजमन इस रेंज के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन फिर क्या है कि मिनट्स जो है वो, दूसरी कंडीशन जो है वो मिनट्स पे अप्लाई होगी और तीसरी कंडीशन जो है वो सेकंड्स पे अप्लाई होगी। ऐसे आर्गुमेंट जो है उस पर अप्लाई होगी। मिनट्स जो हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हों और मिनट्स जो हैं वो लेस देन 60 हो, यानी 0 से 59 के बीच में। और इसी तरह सेकंड्स जो हैं वो भी इसी रेंज में होने चाहिए और ये तीनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड्स और मिनट्स जो हैं वो ठीक है, सेकंड्स और मिनट्स जो हैं वो लेस देन 60 हो, 0 से लेके 60 के बीच में। और ये इन कंडीशन के अंदर भी एंड ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है, तीन कंडीशन, और ये तीनों कंडीशन भी आपस में एंड हो रही है, यानी कि आवर्स, मिनट और सेकंड तीनों का करेक्ट होना जरूरी है। अगर ये हो जाए तो फिर ये इफ का केस ट्रू होगा और फिर ये वैल्यूज असाइन होंगी। वरना क्या होगा, करना क्या, एल्स का केस चले। अब एल्स के केस में क्या होगा, तो न्यू इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन।
इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन हैंडलिंग यानी एरर के केस को हैंडल करने का एक डिफॉल्ट फंक्शन है जो कि लाइब्रेरीज में जो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली जो लाइब्रेरीज ऐड हो जाती हैं हमारे प्रोग्राम में उनमें मौजूद है। इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, ठीक है। और इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर एक मैसेज डिस्प्ले कराना है। वो मैसेज क्या होगा, आवर्स मिनट एंड और सेकंड वाज आउट ऑफ रेंज, ठीक है। और मिनट एंड और सेकंड्स आर आउट ऑफ रेंज, ठीक है। ये मैसेज हम डिस्प्ले करा देंगे कि आवर्स मिनट और सेकंड वगैरह जो है वो आउट ऑफ रेंज। ठीक हो गया। तो ये हमने क्या किया, एक्सेप्शन हैंडलिंग का केस लिखा है। अब हम इस कोड को कंपाइल करते हैं। फाइल के फोल्डर में जाता हूँ और कंपाइल करता हूँ। ठीक है, ये इसमें इलीगल का आई जो है वो कैपिटल है। दोबारा कंपाइल करते हैं। ठीक है, अब इसमें एरर नहीं आया। अब ये जो मैंने एक्सेप्शन हैंडलिंग लिखी है, इसकी ये मेन में जब मैं टेस्ट के क्लास में जाऊंगा, ये टाइम वन टेस्ट की क्लास में जाऊंगा तो यहाँ कैसे यूज होना, इसके लिए आपकी बुक के एग्जांपल में है कि मैं इसको एक इनवैलिड टाइम दूंगा। ठीक है, स्लाइड्स में आए। ठीक है, हम ये एक इनवैलिड टाइम जो है वो देने की कोशिश करते हैं इस कोड को। मैं एक इसका तरीका क्या होगा, मैं दो कीवर्ड्स और यूज करूंगा, ट्राई और कैच। ट्राई का क्या मतलब है कि जहां पर मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर एक ऐसा कोड जिसे मैं एक्सेप्शन फ्री बनाना चाह रहा हूँ, एरर फ्री बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, वो केस है जिसको मैं एरर फ्री बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, और कैच का क्या मतलब है, अगर ये जो है इसमें जब ये फंक्शन कॉल होगा सेट टाइम का, तो इसके अंदर अगर ये इलीगल एक्सेप्शन इसने मुझे रिटर्न की, ठीक है, तो फिर ये कैच का केस चलेगा। वो क्या करेगा, ये इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा ई, और इसके लिए वो मैसेज शो करेगा जो कि इस इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन के फंक्शन ने इसे मैसेज रिटर्न किया होगा, उसको रिटर्न करेगा। वो क्या करेगा, वो ये बताएगा कि ये एक एक्सेप्शन है, और आगे जो मैसेज रिटर्न में वो शो करेगा। ठीक है, तो ट्राई और कैच बेसिकली ये दोनों एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए यूज हो रहे हैं। ट्राई वो सिचुएशन है जिसको हम ट्राई करना चाह रहे हैं कि उसमें एरर ना आए, और लेकिन उसके अंदर जो हम फंक्शन कॉल करेंगे, जो कोड यूज करेंगे, उसके अंदर इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन का फंक्शन जो है वो कॉल करना जरूरी है, ताकि वहां से जो भी एक्सेप्शन मुझे वापस आई मिली है उसे मैं फिर कैच के अंदर डिस्प्ले कर सकूं। ठीक हो गया, तो बेसिकली ट्राई और कैच के जरिए हम एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ट्राई के अंदर जिस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं उसके अंदर इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन के केस को हैंडल किया होना जरूरी है।
ठीक है, मैं ये कोड इसमें लिखता हूँ ट्राई और कैच वाला, अपना जितना कोड मैंने लिखा उसके बाद ये कोड कल के जो पिछली वीडियो है उसमें मौजूद है। अब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग की तरफ आ रहे हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग में एक ट्राई का केस है और एक कैच का केस है। ठीक है, ट्राई वो केस है जिस फंक्शन के लिए हम चाह रहे हैं कि एरर ना हो। अगर एरर वाली वैल्यूज आती हैं, एररनेस वैल्यूज आती हैं, इनवैलिड वैल्यूज आती हैं, तो वो कैच के अंदर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैसेज शो हो जाए। ठीक है, और ट्राई के अंदर जो फंक्शन हम कॉल करेंगे उसके अंदर एक्सेप्शन का मैसेज मौजूद होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर ये मैसेज मौजूद है। यहाँ पर ये इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन जो है ये सेट टाइम के अंदर मौजूद है, तभी इस ट्राई और कैच का फायदा होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, टाइम की क्लास, टाइम का ऑब्जेक्ट मैंने बनाया हुआ पहले से। ठीक है, ऊपर ये टाइम का ऑब्जेक्ट, टाइम के नाम से ये ऑब्जेक्ट मैंने पहले से क्रिएट किया हुआ टाइम 1 क्लास का। तो मैं टाइम के लिए सेट टाइम का फंक्शन कॉल करूँगा, उसे इनवैलिड वैल्यूज दूंगा। इनवैलिड वैल्यूज क्या है, 99 आवर्स, 99 मिनट्स और 99 सेकंड। ये एक इनवैलिड वैल्यू है जो मैं से पास करूँगा। ठीक है, और अगर ये जो है, अब ये ज़ाहिर इनवैलिड वैल्यूज हैं। यहाँ पर ट्राई के केस में, ट्राई जब मैं इस फंक्शन को ट्राई करूँगा तो होगा क्या कि सेट टाइम के फंक्शन के अंदर जो है ये चूंकि वैल्यू ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स के अंदर ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा। ठीक है, और ये एक्सेप्शन चूंकि ट्राई स्टेटमेंट एक्सेप्शन थ्रो करेगी तो फिर हम ये इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन का जो ऑब्जेक्ट है इसको यूज करके एरर का मैसेज शो करेंगे। ठीक हो गया। तो अब क्या कैच के अंदर मुझे क्या करना है, कैच की स्टेटमेंट के अंदर मुझे इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, ये टाइम 1 क्लास में सेट टाइम के फंक्शन को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये इनवैलिड वैल्यूज के साथ रन करूँ, लेकिन चूंकि उसके अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड लिखा हुआ है तो क्या होगा कि ये इनवैलिड वैल्यू के लिए मैं कर रहा हूँ। तो अब ये इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ई, और फिर एक मैसेज डिस्प्ले करूंगा। ठीक है, ये मैसेज क्या होगा, प्रिंट एफ करूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट एक्सेप्शन, और आगे ये पूरा स्ट्रिंग जो है वो शो करूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ। ठीक है, और इसके आगे एक मैसेज शो करूंगा, एक्सेप्शन ऑफ एस। ठीक है, मैसेज क्या होगा, एक्सेप्शन और एम्परसेंड ऑफ एस, और उसके बाद डबल नेक्स्ट लाइन डाल के फिर ई डॉट गेट मैसेज, ई डॉट गेट मैसेज का फंक्शन कॉल करूंगा। ये मैसेज एक्चुअली वो होगा जो कि सेट टाइम के अंदर ये जो मैसेज है ये बेसिकली ये मैसेज होगा जो शो होगा। ठीक है, तो मैं ये मैसेज दूंगा, एक्सेप्शन है ये मेरे पास, और ये बैकस्लैश 1 ये तो मेरा अपना बनाया हुआ फॉर्मेट है, ये मैं सेम लाइन में भी शो कर सकता हूँ। ठीक है, और ई डॉट गेट मैसेज का फंक्शन कॉल करूंगा। ठीक है, मैं इसको कंपाइल करता हूँ कोड को, रन करता हूँ। ठीक है, अब देखें पहले केस में जो ये वो जो कल की वीडियो में मैंने 2 ऑब्जेक्ट बनाया था, पहले 0 पे टाइम इनिशियलाइज हुआ, वो जो कि यूनिवर्सल
ऑल हार्स मिनट्स और सेकंड तीनों जीरो थे, तो वो यूनिवर्सल टाइम ये बना, और जो 12 आवर फॉर्मेट में ये टाइम बना। फिर उसको मैंने चेंज कर दिया, तो वो जो है दिन के 1:27 को यूनिवर्सल स्ट्रिंग में और 12 आवर फॉर्मेट में शो कर। अब जो ये मैंने आज इस वीडियो में जो ये टाइम सेट करने की कोशिश किया, तो वो टाइम सेट होने की बजाय उसने क्या किया कि एक्सेप्शन और मिनट एंड सेकंड आर आउट ऑफ रेंज। अब अगर मैं ये एक्सेप्शन हैंडल करने के बाद स्टैंडर्ड टाइम दोबारा से शो करूं अगर, तो ये जो मैंने 99 दिया ये शो नहीं होगा, बल्कि पुराना टाइम दोबारा से शो होगा। ठीक है, मैं 12 आवर फॉर्मेट में दोबारा से इस टाइम को शो करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन ये टाइम जो अनचेंज है, अभी एक्सेप्शन इसने हैंडल की और ये फिर भी अनचेंज है। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद हमने देख लिया कि एक क्लास बनाई है मैंने टाइम 1 के नाम से, और उसके अंदर यूनिवर्सल स्ट्रिंग और टू स्ट्रिंग के फंक्शंस हैं, और फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग मैंने उसमें लगा दी है। ठीक है, अब हम अगले एक चीज़ और आपको बताता हूँ मैं। अभी हमने मेंबर्स की एग्जांपल देखी है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई हैं एक्सप्लेन। मेंबर्स एक्सेस को डिस्कस करते हैं कि हमने जो क्लास के प्राइवेट में कुछ मेंबर्स हैं उनको पब्लिक बनाया और कुछ को प्राइवेट बनाया हुआ। ठीक है, टाइम क्लास के जो टाइम क्लास के और मिनट और सेकंड जो इंस्टांस वेरिएबल्स हैं ये प्राइवेट हैं, लेकिन जो इसके फंक्शन है सेट टाइम हो गया, यूनिवर्सल स्ट्रिंग हो गया, टू स्ट्रिंग हो गया, ये सारे पब्लिक थे। ठीक है, अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं मेन में जाके टेस्ट 1 की टाइम टेस्ट की क्लास में जाके प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको आवर मिनट और सेकंड की वैल्यू जो है मेन में जाके देने की कोशिश करता हूँ, तो क्या होगा। मैं पुराना कोड कमेंट करता हूँ और नया जो है ये मैंने टाइम 1 का ऑब्जेक्ट जो पहले क्रिएट किया था, मैं क्या करूँगी, मैंने इसका टाइम 1 क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है टाइम, तो मैं क्या करता हूँ टाइम डॉट और को वैल्यू देता हूँ 7, टाइम डॉट मिनट टाइम डॉट मिनट को वैल्यू देता हूँ 15 और टाइम डॉट सेकंड जो है को वैल्यू देता हूँ 32। अब इस कोड को मैं कंपाइल करके रन करता हूँ, बल्कि तो ये कंपाइलेशन में ही एरर दे देगा। इसने क्या क्या और एज ए प्राइवेट एक्सेस, मिनट हैज ए प्राइवेट एक्सेस, सेकंड हैज ए प्राइवेट एक्सेस। तो हमने बेसिकली क्या किया हुआ है, क्लास के जो प्राइवेट मेंबर्स हैं और मिनट और सेकंड, क्लास के जो प्राइवेट मेंबर्स हैं और मिनट और सेकंड, इनको हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, सेट टाइम के थ्रू एक्सेस करेंगे या किसी और फंक्शन के थ्रू एक्सेस करेंगे। तो फंक्शन जो है, मेथड जो बेसिकली क्या कर रहे हैं, इंस्टांस वेरिएबल्स के लिए
इंटरफेस का काम कर रहे हैं बिटवीन क्लास टेस्ट वन, टाइम वन टेस्ट की जो क्लास है और टाइम वन की क्लास के दरमियान जो टाइम क्लास के मेथड्स हैं वो एज ए इंटरमीडिएरी, एज ए क्या कहेंगे उसे आप, इंटरफेस के तौर पे काम कर रहे हैं। तो इसके बाद एक एग्जांपल आ जाती है दिस रेफरेंस। अब ये दिस रेफरेंस की क्या एग्जांपल है कि लेट्स से मैंने ये जो क्लास सिंपल टाइम है इसका मैं कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। एक क्लास है नई सिंपल टाइम, ठीक है, और इसके अंदर मैं इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, ठीक है, एक नई क्लास बना लेता हूँ मैं सिंपल टाइम के नाम से। ठीक है, क्लास का नाम है सिंपल टाइम। क्लास का नाम जो हम कैपिटल से स्टार्ट करते हैं और इसमें अगर दूसरा वर्ड आ जाए तो उसको फिर उसका जो लेटर है उसे कैपिटलाइज कर देते हैं, ठीक है। ये मैं क्लास बना रहा हूँ, क्लास सिंपल टाइम, और इसके अंदर मैं 3 मेंबर्स बनाऊंगा, 3 प्राइवेट मेंबर्स बनाऊंगा, और मिनट एंड सेकंड जो पिछली क्लास में भी थे, टाइम वन की क्लास में भी थे। प्राइवेट इंटीजर और प्राइवेट इंटीजर मिनट्स और प्राइवेट इंटीजर सेकंड। प्राइवेट और हो गया, मिनट हो गया, और फाइनली सेकंड हो गया। ठीक हो गया। और मिनट और सेकंड जो है ये 3 वेरिएबल बन गए। इस क्लास को मैं सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे। क्लास का नाम क्या होगा, सिंपल टाइम। सिंपल टाइम डॉट जावा। ठीक है जी, सिंपल टाइम के नाम से मैंने क्लास बना ली है। अब मैं इस क्लास का कंस्ट्रक्टर लिखना चाह रहा हूँ। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जो उसके ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करता है और इसके वेरिएबल्स को इनिशियलाइजेशन के टाइम पे, इंस्टांस वेरिएबल्स को इनिशियलाइजेशन के टाइम पे वैल्यूज देता है। तो मैं कंस्ट्रक्टर को हम पब्लिक रखते हैं, और कंस्ट्रक्टर का नाम वही होता है जो क्लास का नाम है। अब मैं इसको 3 आर्गुमेंट्स, हमने पहले जो टाइम वन की क्लास में अगर आप देखें तो आपने जो इनपुट आर्गुमेंट्स है कंस्ट्रक्टर के, उनके नाम एच, एम और एस रखा हुआ, ठीक है। फिर एच जो है वो आप आर को दे रहे हैं, एम जो है वो मिनट्स को दे रहे हैं, और एस जो है सेकंड्स को दे रहे हैं। यहाँ पर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इन तीनों आर्गुमेंट्स का नाम भी, जो आर्गुमेंट्स उनका नाम भी और ही देना चाह रहा हूँ। इसका नाम और है, पहले आर्गुमेंट का नाम और है, दूसरे आर्गुमेंट का नाम मिनट है, और तीसरे आर्गुमेंट का नाम सेकंड है। ठीक होगा। और अब ये जो आर, मिनट और सेकंड है, ये मैं असाइन करना चाह रहा हूँ क्लास के जो एट्रीब्यूट्स हैं, आर, मिनट और सेकंड्स, उनको। तो ये जो आर है, और मिनट और सेकंड 3 वेरिएबल्स आए इनपुट आर्गुमेंट के तौर पे, और उनकी वैल्यूज जो हैं वो मैं आगे असाइन करना चाह रहा हूँ। और की वैल्यू और को, मिनट की वैल्यू मिनट को, और सेकंड की वैल्यू सेकंड को। अब लेकिन अब ये जो और है
और ये जो आर है, ये जो मैंने प्राइवेट इंट आर क्लास का मेंबर डिक्लेयर किया हुआ, ये अलग, ये और वेरिएबल है, इन दोनों का नाम सेम है लेकिन ये डिफरेंट मेमोरी एड्रेसेस हैं, ठीक है। और ये जो आर एज ए इनपुट आर्गुमेंट आया हुआ ये डिफरेंट है, और यही यही बात है मिनट्स के लिए भी और यही बात है सेकंड के लिए भी। तो अब मैं कह रहा हूँ कि और डॉट आर, तो इससे मेरी मुराद ये है कि ये जो क्लास का मेंबर है और इसको इनपुट आर्गुमेंट और की वैल्यू दे दो। लेकिन देखें, जैसे मुझे देखते हुए ये कंफ्यूजिंग लग रहा है कि ये और जो है ये क्लास का मेंबर है या ये इनपुट आर्गुमेंट है, और जो दूसरा और है ये इनमें से कौन सा क्लास का मेंबर है और कौन सा इनपुट आर्गुमेंट है, मुझे देखने में भी मसला लग रहा है। तो इसका हल ये है कि मैं एक दिस का ऑपरेटर यूज कर लूँ। मैं कहूँ दिस डॉट और, दिस डॉट मिनट, दिस डॉट सेकंड, ठीक है। मैं इन तीनों के लिए लिखूंगा दिस डॉट और, दिस डॉट मिनट और दिस डॉट सेकंड। अब ये दिस डॉट आर का क्या मतलब है कि ये जिस क्लास के अंदर हम मौजूद हैं, दिस क्लास का जो और मेंबर है उसको आप इस फंक्शन के एट्रीब्यूट और के इक्वल कर दें, इस फंक्शन के इनपुट पैरामीटर और के इक्वल कर दें। ये जो इंटीजर और है ये इस फंक्शन सिंपल टाइम कंस्ट्रक्टर फंक्शन का लोकल वेरिएबल है, जबकि ये जो दिस डॉट आर है ये इस क्लास का मेंबर और है, ठीक है। तो दिस के ऑपरेटर के जरिए हम क्लास के मेंबर को और इनपुट आर्गुमेंट को जिनका नाम सेम है उनको आपस में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और डिस्टिंग्विश क्लास का हम इन दोनों को सेम क्यों रखना चाह रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि ये इनपुट आर्गुमेंट कौन से एट्रीब्यूट को वैल्यू देगा। और दिस का ऑपरेटर क्यों लिखा है, ताकि मुझे पता चले कि ये एट्रीब्यूट है क्लास का और ये फंक्शन का एक मेंबर है जो कि पैरामीटर के तौर पर आया हुआ, ठीक है। तो ये क्यों दिस का ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, to distinguish between the class member, class attribute कह लें, class attribute and the input parameter, ठीक है। अब इनपुट पैरामीटर और क्लास के मेंबर के दरमियान डिफरेंस करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मुझे कंपाइलेशन पे एरर मिलेगा, ठीक हो गया। तो ये दिस ऑपरेटर की एग्जांपल है और ये क्लास सिंपल टाइम का एक मेंबर है, ठीक है। इसी तरह जैसे मैंने टाइम 1 क्लास में टू स्ट्रिंग और टू यूनिवर्सल स्ट्रिंग का, यहाँ पर मैं एक बिल्ड स्ट्रिंग का फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। बिल्ड स्ट्रिंग का फंक्शन क्या करेगा कि उसके अंदर जो हम ये टाइम जो है यूनिवर्सल फॉर्मेट में शो करेंगे, ठीक है। बिल्ड स्ट्रिंग के नाम से एक मैं फंक्शन बनाऊंगा क्लास में, पहले कंपाइल कर लेते हैं, ठीक है। ये अभी तक एरर मैंने यहाँ से हटाया नहीं था, ये तीनों लाइन इनवैलिड है, तो इसका मतलब है सिंपल टेस्ट की जो मैंने क्लास बनाई है उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब सिंपल टेस्ट की क्लास में हमने कंस्ट्रक्टर ऐड कर दिया, कंस्ट्रक्टर ऐड करने के बाद अब हम इसमें फंक्शन ऐड करेंगे, बिल्ड स्ट्रिंग का, ठीक है। पब्लिक स्ट्रिंग बिल्ड स्ट्रिंग, फंक्शन का नाम का जो पहला लेटर है वो स्मॉल होता है, आगे कोई दूसरा वर्ड आ जाए तो फिर हम उसके लिए, ठीक है। ये बिल्ड स्ट्रिंग का फंक्शन मैंने बनाया, बिल्ड स्ट्रिंग का फंक्शन मैं बनाऊंगा और ये क्या करेगा, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में एक वैल्यू शो करेगा, स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट। स्ट्रिंग की क्लास एक ऑलरेडी इंक्लूडेड क्लास है, जावा की लाइब्रेरी ऑलरेडी इंक्लूडेड है, बाय डिफॉल्ट इंक्लूडेड है। ये क्या करेगी, ये एक मैसेज डिस्प्ले करेगी,
10% ऑफ 24 सेकेंड 24 एक स्ट्रिंग शो करेगा और % ऑफ s फिर बैकस्लैश ऑफ n 10% ऑफ 24s ठीक है। स्ट्रिंग शो करने का एक मेथड है और फिर स्पेस % ऑफ s ठीक है। ये एक मैसेज शो कर रहा है इसमें 24 ऑफ s और फिर % ऑफ s और फिर दोबारा 24 ऑफ s और फिर % ऑफ s जो है वो शो कर रहा है। ठीक है। और इस फॉर्मेट में के बाद इसने क्या करना है, इसको यूनिवर्सल स्ट्रिंग में जो है शो करेगा दिस डॉट टू यानी दिस डॉट टू यूनिवर्सल स्ट्रिंग का फंक्शन कॉल करें तो फिर क्या होगा। ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, दिस डॉट टू यूनिवर्सल स्ट्रिंग का फंक्शन कॉल करूंगा। ठीक है। और इसके बाद मैं फिर टू स्ट्रिंग का फंक्शन जो इस क्लास के लिए मैंने अभी डिफाइन करना है उसका आउटपुट शो करूंगा। टू यूनिवर्सल ये दिस स्ट्रिंग और दिस के साथ और दिस के बगैर का जो डिफरेंस है वो ये मैंने दिस डॉट टू यूनिवर्सल स्ट्रिंग और दूसरा टू यूनिवर्सल स्ट्रिंग जो है उसका फंक्शन। ठीक है। तो ये एक जगह मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ बिल्ट स्ट्रिंग के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक जगह यूनिवर्सल स्ट्रिंग का फंक्शन दिस के ऑपरेटर के साथ और एक जगह दिस के ऑपरेटर के बगैर कॉल करूंगा। तो इससे बिल्ट स्ट्रिंग का एक नया फंक्शन मैंने बना लिया। ठीक हो गया। इसके अलावा टू यूनिवर्सल स्ट्रिंग का फंक्शन वही है जो हमने टाइम 1 की क्लास में बनाया था। ठीक है। टाइम 1 की क्लास में टू यूनिवर्स अब यही वाला मैं इसमें बनाऊंगा लेकिन इसमें दिस का ऑपरेटर यूज करना है। ठीक है। इसमें यही फंक्शन है वही फॉर्मेट है लेकिन इसमें दिस डॉट आर दिस डॉट मिनट और दिस डॉट सेकेंड ऐड कर लिया गया। ठीक है। तो इस क्लास में मैंने ये अभी ऐड कर लिए हैं। तो इस क्लास में 3 एट्रीब्यूट्स हैं और मिनट और सेकंड 3 एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है। एक इसका कंस्ट्रक्टर है सिंपल टाइम के नाम से और एक इस क्लास का बिल्ट स्ट्रिंग का फंक्शन है और एक टू यूनिवर्सल स्ट्रिंग का फंक्शन है। ठीक है। ये इस क्लास के 3 फंक्शंस हैं और ये क्लास यहाँ पर मैं एंड कर रहा हूँ। ठीक हो गया। इस डॉट टेस्ट इसको टेस्ट करने के लिए क्लास बनाऊंगा दिस डॉट टेस्ट। ठीक हो गया। आज बना रहा हूँ दिस टेस्ट की। क्लास का नाम कैपिटल से शुरू करूंगा और इसके अंदर एक मेन फंक्शन बनाऊंगा
एक इसके अंदर और क्लास, ये मेन को मैंने ऐड किया और ये मैंने क्लास को ऐड किया। ठीक हो गया। फाइल को सेव करता हूँ। ठीक है, ये क्लास दिस टेस्ट की बन गई, इसमें मेन का फंक्शन बन गया। अब इसके अंदर मैं सिंपल टाइम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ठीक है, सिंपल टाइम जो क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। कंपाइल कर लूंगा कोड को एक दफा। सिंपल टाइम, यहाँ पर ये रिटर्न करना, ये नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो ये एरर जो है रिमूव हो गया। अच्छा, अब यहाँ तक मैंने ठीक कोड लिख लिया। अब मैं जाता हूँ मेन में, दिस डॉट टेस्ट की क्लास में जाता हूँ, मेन में जाता हूँ और मैं सिंपल टेस्ट क्लास का दिस टेस्ट, सॉरी दिस, ये जो क्लास है सिंपल टाइम, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ये सिंपल टाइम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और उसका नाम रखूंगा टाइम, और मैं कंस्ट्रक्टर कॉल करूंगा सिंपल टाइम का। ये सिंपल टाइम क्लास का मैं कंस्ट्रक्टर कॉल करूंगा। ठीक है, लेकिन इसको वैल्यूज दूंगा जो कंस्ट्रक्टर मैंने इसका बनाया उसके हिसाब से। और की वैल्यू मिनट्स की और सेकंड की। ये मैंने क्लास बनाई और इसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद मैंने क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट के लिए बिल्ड स्ट्रिंग का फंक्शन कॉल करना है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। ठीक हो गया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। अब इसमें मैंने क्या करना है, टाइम का जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया इसके लिए मैं कॉल करूंगा बिल्ड स्ट्रिंग का फंक्शन। ये जो भी रिटर्न करेगा वो हम स्क्रीन पे प्रिंट करा देंगे। ठीक हो गया। अब मैंने दिस टेस्ट के क्लास को कॉल करना है। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों वैल्यूज जो है सेम है। दिस करके कॉल करें या दिस करके यूनिवर्सल स्ट्रिंग को कॉल करें या टू करके कॉल करें, दोनों सूरतों में सेम है। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या हुआ, मैंने जो क्लास थी मेरे पास सिंपल टाइम, इसका एक फंक्शन है बिल्ड स्ट्रिंग, इसके अंदर मैंने इसका दूसरा फंक्शन टू यूनिवर्सल स्ट्रिंग कॉल किया। अभी दिस डॉट यूनिवर्सल स्ट्रिंग करें या दिस डॉट टू यूनिवर्सल स्ट्रिंग करें या टू यूनिवर्सल स्ट्रिंग, दोनों केसेस में सेम है। तो यानी एक क्लास के अंदर हमने उसी क्लास का दूसरा फंक्शन जो है वो कॉल किया। ठीक है, बेसिकली क्या किया मैंने कि ये क्लास है सिंपल टाइम, इसके अंदर इसके एक फंक्शन बिल्ड स्ट्रिंग के अंदर मैंने इसका दूसरा फंक्शन टू यूनिवर्सल स्ट्रिंग कॉल किया, दिस के साथ और दिस के बगैर। ठीक है, बिल्ड स्ट्रिंग जो है वो सिंपल टाइम का एक मेंबर फंक्शन था, इसके अंदर मैंने इसका दूसरा फंक्शन एक क्लास के एक फंक्शन के अंदर उसी क्लास का दूसरा फंक्शन कॉल किया, एक बार दिस के ऑपरेटर के साथ
और एक बार दिस के ऑपरेटर के बगैर। ठीक है, ये दिस के ऑपरेटर के साथ है, तो ये दिस के ऑपरेटर के साथ का मतलब है कि इस क्लास का ये फंक्शन कॉल करो। ठीक है, और चूंकि ये और कोई क्लास तो हमारे सिनेरियो में मौजूद नहीं है, इसलिए इशू नहीं आया। ठीक है, तो ये दिस के ऑपरेटर की एक एग्जांपल है। अच्छा, अब ये हमने, अच्छा ये जो दिस डॉट टेस्ट है, इसमें एक बात और भी है कि ये मैं अलग से फाइल में बनाने की बजाय यहाँ पर इसके अंदर भी डिक्लेयर कर सकता हूँ, सेम फाइल के अंदर भी। दिस डॉट टेस्ट को मैं इसी फाइल के अंदर भी डिक्लेयर कर सकता हूँ। अब इसको कंपाइल करता हूँ। सॉरी, इसमें मैंने यहाँ पर दिस डॉट, ये जो दिस डॉट टेस्ट की क्लास है, ये दिस डॉट जावा के अंदर है, और ये जो सिंपल टाइम की क्लास है, इसको भी मैं इसी के अंदर दिस डॉट टेस्ट के अंदर करता हूँ। बेसिकली फाइल का नाम और क्लास का नाम सेम होना चाहिए। इस क्लास के अंदर मेन है, ठीक है, दिस डॉट टेस्ट के अंदर मेन है, तो ये इसी नाम से फाइल भी आपने सेव करनी है। ठीक है, तो ये दिस डॉट टेस्ट की क्लास मैंने एक ही डॉक्यूमेंट एक ही फाइल के अंदर बनाई है, और इसी के अंदर दूसरी फाइल सिंपल टाइम के नाम से बनाई है। तो मैं सिंपल टाइम डॉट, तो अब मैं कंपाइल करता हूँ दिस टेस्ट डॉट जावा की फाइल को कंपाइल करता हूँ। अच्छा, ये एरर दे रहा है कि ये दोनों क्लासेस को अलग अलग करना चाहिए। ये जो क्लास है इसकी टाइप को मैं सिंपल, ये एरर इसलिए आ रहा है कि मैंने जो दूसरी क्लास इसके अंदर बनाई हुई है उसको पब्लिक टाइप रखा है। अगर मैं उसकी पब्लिक टाइप खत्म कर दूं तो ये एरर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जब मैंने, आप एक ही, यानी कि मकसद इस सारी एग्जांपल का ये है कि अगर आप एक ही क्लास में एक ही फाइल में मल्टीपल क्लासेस बनाते हैं, तो जिस क्लास के अंदर मेन है आप उसके नाम से आप फाइल का नाम रख दें, और बाकी जो क्लासेस हैं उनको पब्लिक टाइप अगर आप ना रखें, तो आप एक ही फाइल के अंदर मल्टीपल क्लासेस बना सकते हैं। लेकिन ये हम बहुत कम करते हैं। ठीक है, तो मैंने इस तरह से इसको कंपाइल किया तो एरर नहीं आया। अब मैं इस टेस्ट को अब रन करता हूँ। अब देखें, ये दिस डॉट यूनिवर्सल स्ट्रिंग जो एक फंक्शन के अंदर, उसी एक क्लास के एक फंक्शन के अंदर मैंने बेसिकली दूसरा फंक्शन कॉल किया, दिस के साथ कॉल किया या दिस के बगैर कॉल किया, तो सेम फंक्शन कॉल हो रहा है। इसका मतलब दिस का आर्गुमेंट भी यूज कर सकते हैं, दिस का कीवर्ड भी।